अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालिबान पीस प्रोसेस के हवाले से उस डायलॉग की जो कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग के नाम से दोहा में गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से जारी है। लेकिन अब हाल ही में एक एलामिया जारी किया गया है इस डायलॉग के नतीजे में, जिसको इब्तदाई एलामिया या इसको कहा जा रहा है कि ये प्राइमरी कंडीशंस हैं जिस पर अमल दरामद अगर यकीनी बना दिया गया तो इससे आगे का लाए अमल तय किया जाएगा। और अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के सिलसिले में जो कोशिशें अब तक अमरीका और अफ़गानिस्तान के माबैन की जा रही हैं उसको यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मुआहदे के हवाले से क्या कुछ शिक़ें मौजूद हैं जो जारी किया गया है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और कौन सी ऐसी शिक़ें हैं जिस पर इस वक्त भी इख्तिलाफ मौजूद है, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कुछ तस्करा करेंगे कि अमरीका में जो नए सदर जो बाइडन आ रहे हैं, नौमुंतखब सदर हैं, वो क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से किसी किस्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली लेकर आएंगे या सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफ़गान सरज़मीन पर अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को ही कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अफ़गान उमूर के ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अफ़गान उमूर के। और इस वक्त जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग का सिलसिला जारी है और हालिया जो इसका एलामिया जारी किया गया है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, वक्त आपने दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो दोहा में मुज़ाकराती सिलसिला जारी था, इस मुज़ाकराती सेशन के बाद इस मुआहदे के हवाले से एक एलामिया भी जारी किया गया है। ये एलामिया या ये मुज़ाकराती सिलसिला कितना आप समझते हैं कि मायने ख़ेज़ साबित हो सकेगा देरपा अमन के लिए अफ़गान सरज़मीन में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन तमाम तर ड्यूरेशंस के दौरान जब मुज़ाकरात चल रहे हों तो अफ़गानिस्तान में कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो जाता है, जिसकी ज़िम्मेदारी कभी कोई दहशतगर्द तंजीम ओन करती है, कभी तालिबान की जानिब से कबूल की जा रही होती है। क्या समझते हैं आप इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात की बात है तो आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात पहला मरहला भी था जो अमेरिका के साथ तालिबान का था, वो भी काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा और ट्रंप साहब ने एक दफा खत्म भी किया, लेकिन उसके बाद फिर उसकी शुरुआत हुई और कामयाबी तक पहुंचा और एक मुआहिदा हुआ जिसके साथ बैरूनी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएगी और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उसी के कंटिन्यूएशन में फिर ये जो दोहा का सेकंड राउंड है वो शुरू हुआ है और उसमें टाइम तो जाहिर है कि 19-20 साल जंग है, इसको खत्म करने में इसके लिए जो मुख्तलिफ फरीक है उनके दरमियान जितने भी तफावत है, फासले हैं, शुकूक व शुबहात है, यकीनी जैसी सूरत हाल है, साथ साथ जंग भी जारी है, तो टाइम तो इसमें लगेगा। लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर ये आई है कि जो उनके प्रीएम्बल था उस पर इत्तेफाक हो चुका है और इसके अलावा प्रोसीजर भी जो था उसके लिए जो फॉलो किया जाएगा उस पर भी इत्तेफाक हो जाएगा, तो हो गया है। तो इसका मतलब है कि बातचीत आगे बढ़ रही है क्योंकि कोई भी फरीक पीछे नहीं हटा है। और दूसरी बात ये कि जो सारे फरीक और इसके अलावा जो पड़ोसी ममालिक है और इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं या अमेरिका है वगैरह, वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मसले का हल जंग नहीं है बल्कि अमन है, और अमन किस तरीके से आएगा उसके लिए ये मुज़ाकरात है। तो जाहिर है कि अमन अपने ऐसा अमन हो जो कि वो देरपा हो, और देरपा अमन के लिए जाहिर है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान में, वो पॉलिटिकल पार्टीज है या इसके अलावा एथनिक ग्रुप्स है या इसके अलावा जो बाकी मलेशियाज हैं और इसके अलावा वारलॉर्ड्स हैं और फिर मुख्तलिफ कबाइल हैं, तो अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है काफी कम्प्लेक्स होती है।
उस कम्प्लेक्सिटी में से रास्ता निकालना, फिर तालिबान और वो अफगान हुकूमत आपस में बैठे हुए और सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें इसमें अब सामने आ सकती है। एक तो ये है कि मुआहिदा के बारे में तो हम पूरी उम्मीद है, और कि जिस तरीके से पहला मरहला हो गया, अब वो दूसरा मरहला भी जो कि उसका एजेंडा तय करना है और फिर उसके बाद बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करने हैं, वो भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कामयाब हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में सबसे बड़ा मसला किसी भी मुआहिदे का इम्प्लीमेंटेशन है। सही है। अच्छा, ये मुझे बताइए ब्रिगेडियर साहब कि इस वक्त जो अफगान हुकूमत और तालिबान नुमाइंदों के दरमियान मुआहिदा हुआ है, जिसको इब्तिदाई मुआहिदा भी कहा जा रहा है, और जिस तरह से आपने गुफ्तगू की, तो एक एलामिया जो सामने आया है इब्तिदाई तौर पर, इसमें कौन से ऐसे नुकात मौजूद हैं, कौन सी ऐसी शिक़ें मौजूद हैं जो कि पेश की गई हैं, या क्या कुछ इस एलामिया में मौजूद है जो बाराबर साबित हो सकेगा अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए या अफगान सरजमीन पर अमन कायम करने के लिए? देख लो, इसमें पहली बात तो ये थी कि मुज़ाकरात की बुनियाद कौन सी हो। तो अब हुकूमत चाहते थे कि इसकी जो बुनियाद हो वो उनका दीन हो, उनका तर्ज हुकूमत हो, जबकि तालिबान की तरफ से ये था कि ये अब अमेरिका के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसी की बुनियाद पर ये आगे मुज़ाकरात बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल में जो अभी हुआ है, क्योंकि ये स्टेकिंग पॉइंट्स पे दो बड़े, तो उसमें और फिर उसके बाद कुछ ऐसे टर्म्स थे जिसको कहते हैं कि उसकी तशरीह करना या वो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मीनिंग रखते थे, तो उस पर कुछ इख्तिलाफात थे कि आया इसको इस्लामी अमारात कहा जाए या इसको इस्लामी जमहूरिया कहा जाए वगैरह। और इसके अलावा इसको जो बाकी टर्म्स होते हैं, अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, उसके क्या मानिए, वो भी काफी हद तक उस पर बातचीत हुई और वो भी तय पा गए हैं। तो अब जो रिसेंटली ये हुआ है कि क्योंकि वहां से ट्रंप जा रहा है और फिर उसके बाद जो बाइडेन व्हाइट हाउस संभाल लेगा, तो इस मुज़ाकरात को मजीद तूल देने से बचाने और दूसरा बाइडेन को कुछ शुकूक शुबहात से बचाने, या कम अज कम ये कि वो एक सदर चला जाए फिर दूसरा सदर अपना टाइम लेगा, फिर दरमियान खलीजात रहेगा या नहीं रहेगा, तो उनसे पहले इन्होंने मुज़ाकरात को, और खुसूसन अफगान हुकूमत पर काफी दबाव आया है अमेरिका की तरफ से कि इस मुज़ाकरात को कामयाब करे, और पहला मरहला मेरे ख्याल में उस वजह से कामयाब हुआ है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि अभी इसकी बुनियाद बढ़ गई है, और अगर बुनियाद प्रीएम्बल पड़ गया है, इसके अलावा प्रोसीजर तैयार हो गया है, तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारे नुकात जो थे, बहुत सारे इशूज जो थे वो एड्रेस हो चुके हैं। एक तो ये है कि इसका तर्ज हुकूमत किस किस्म का होगा, फिर उसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, और फिर अफगानिस्तान को तरक्की देने के लिए जो बाकी राइट्स वगैरह है, वुमन राइट्स से, चाइल्ड राइट्स से, इसके अलावा बाकी चीजें उसको किस तरीके से एथनिक पॉलिटिक्स के हद तक होगी। तो ये बहुत सारे नुकात थे जो इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में जो 20 नुकात थे उसमें सबसे ज्यादा टाइम इन दो नुकात पर लगा कि इसकी बुनियाद कौन सी होगी, और दूसरी बात की बैरूनी अफवाज हर सूरत में बाहर निकलेंगे, और तीसरी बात ये है कि इस अमन को ऐसा मुआहिदा हो जो कि वो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर उसमें हो और वो लागू हो सके। मुझे ये बताएं ब्रिगेडियर साहब कि जब हम बात करते हैं अफगान सरजमीन पर अमन कायम करने की, और जब हम बात करते हैं डायलॉग्स की, तो हमने जब देखा कि अमेरिका और अफगान हुकूमत के दरमियान मुआहिदों का सिलसिला जारी था, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, डायलॉग सेशन चल रहा था, उस वक्त भी अफगानिस्तान में किसी न किसी तर्ज का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ जिससे कई ज़्यादा अमवात हुई, बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। इस वक्त भी हमने देखा कि शरपसंदी के वाक़यात जारी हैं, हर कुछ वक्फे के बाद कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है जब इंट्रा अफगान डायलॉग का सिलसिला जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कितनी सलाहियत है अफगानिस्तान में मौजूद हुक्मरानों में और जो तालिबान लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं उनमें? ये बहुत अहम सवाल है, और खुसूसी तौर पर जो अब सामने, जो पहले भी था लेकिन अब भी कि एक तो जंगबंदी, ये मेन इशू है। इसके लिए मेरे ख्याल में जो
तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि बतदरीज इसमें कमी लाई जाएगी, जबकि अब तक हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत तेज़ी आ चुकी है। और उसके दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स है, वारलॉर्ड्स है, इसके अलावा दाइश है और TTP है, और इसके अलावा बहुत सारे तकरीबन 60 से ज़्यादा और इस किस्म के लोग और इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर मौजूद है। और तो इनके लिए कौन सा एक मुश्तरका लाएअमल और तय किया जाएगा जिसके जरिए, और क्योंकि ये अमन को खराब करने वाले, और फिर ये जो तालिबान ने वादा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर दाइश तो जाहिर है कि वो तो एक जेम्स स्पाइलर भी है और वो इस मुआहदे को नाकाम बनाने की भी कोशिश करेगा, और इसी तरह TTP भी करेगा और बाकी भी करेगा। और उनके पीछे भी जाहिर है कि कुछ कुव्वतें ऐसे हैं जो कि जेम्स स्पाइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी है जिस तरह रहा है, और इस तरीके से हिंदुस्तान का भी उसमें हाथ है। और तो वो तो चाहते हैं कि इस लड़ाई को दवाम मिले, और हुकूमत के दरमियान, अफगान हुकूमत के दरमियान, तालिबान के दरमियान एक बदइतिमादी की फजा हो, ताकि एक दूसरे पर इसका इल्ज़ाम लगाते जाएं, ब्लेम गेम जारी रहे। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी ये ताल्लुकात जो खराब रहे हैं, ऊंच नीच रही है, उसकी भी वजह है कि ब्लेम गेम रहा था और इस तरह हमले पाकिस्तान में भी होते थे और हो रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल में उनके सर्वाइवल का भी एक क्वेश्चन है, और वो अपने सर्वाइवल को किस तरह यकीनी बनाएंगे, वो जंग को हवा देंगे। अब वो जंग को तो हवा देंगे और उसके पीछे सारे की कुव्वतें भी हैं, और तो इस अमन को उन लोगों से, उन स्टार नॉन स्टेट से, या इसके अलावा वो गेम स्पाइलर से जो हुकूमतों में है, उनसे किस तरीके से बचाना है, वो अफगानिस्तान के अंदर भी है और बाहर भी है। एक तो ये बड़ा मसला। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जंगबंदी अगर बतदरीज हो जाती है कि पहले बाजार वगैरह, स्कूल या इसके अलावा सेहत के मराकज और जो पब्लिक गैदरिंग है या आम शहरी है वो निशाना न बने, और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, तो मेरे ख्याल में ये एक मरहला होगा। और दूसरा जो होगा, यूं जो मुज़ाकरात आगे बढ़ेगी तो उसमें भी जो कि मेरे ख्याल में कि बड़े शहरों पर हमला करना या बमबारी करना या बड़े हथियार इस्तेमाल करना, वो उसको भी कम कर लेंगे, जिस तरीके से खुदकश वगैरह कम हो चुका है। तो ये एक मरहलावार तरीक़ाकार होगा, और फिर सबकी जब यमन मुआहदा तय पाएगा तो उनके सामने सबसे बड़ा टारगेट एक तो ये होगा कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स को या इस किस्म के ग्रुप्स को जो दाइश है, TTP है, इनसे अफगानिस्तान को किस तरीके से पाक करना है। तो उसके लिए 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि पड़ोसी ममालिक का तावन, और दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेटिकली वो लोग जो उन पर इमदाद देते हैं, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पर दबाव लाना, और तीसरी बात ये है कि उनके साथ जो हार्ड कोर है उनके खिलाफ जंग करना, और जो रिकनसाइलेबल है उनके लिए आप माफी का ऐलान करना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और कुछ सवालात हैं जिनके जवाब लेना चाहेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अफगान सरजमीन के देरपा अमन के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और माहिर हैं बैनुल अफ़गान उमूर के ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थोड़ी सी बात करते हैं अब अमरीका में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से कि जब हम अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों में बात करते हैं तो हमें ट्रंप की पॉलिसीज़ नज़र आती हैं और काफ़ी हद तक वो अपनी इन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद कराने में भी कामयाब हो सके हैं। लेकिन क्या जो बाइडन की आमद के बाद या जो बाइडन का सदारत का मनसब संभालने के बाद आपको अमरीका और अफगानिस्तान एक पेज पर नज़र आते हैं? किसी किस्म का कोई टकराव तो नहीं होगा, कोई तजाद तो नहीं पाया जाता? कितनी अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है जो बाइडन और अफगान हुकूमत के दरमियान? देखो, जो बाइडन पहले भी नायब सदर रहे और इनके पॉलिटिक्स से अफगानिस्तान से वो दौरे भी कर चुका है, पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान का भी, और ये पूरे डायनामिक से जो जंग की थी और अफगानिस्तान की थी उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब ट्रंप ने एक मुज़ाकरात की बुनियाद रखी और फिर अपने फौजियों को वापस बुला रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अमेरिका की वालों की एक सही है और कि जो भी प्रेसिडेंट आता है तो उससे मुतालबा होता है कि वॉइस शुड बी ब्रॉट बैक। और तो मेरे ख्याल में कि जो बाइडन भी अपने वॉइस को वापस लाने की कोशिश करेगा, इसलिए कि अमेरिका में इस चीज को बेहतर समझा जाता है। और दूसरी बात ये है कि अब तो पल तकरीबन आधा पका हुआ है और क्योंकि एक मरहला कामयाब हो चुका है तालिबान और अमेरिका के दरमियान और दूसरे की भी शुरुआत थी, तो उसमें पहला जो पड़ाव था वो या पहला जो मोर्चा था वो सर हो चुका है और अब उसके बाद कंप्रिहेंसिव डायलॉग है और उस पर भी तो मेरे ख्याल में कि ये जो कामयाबी है ये जो बाइडन कोशिश करेगा कि इसको अपने सर ले ले और अपनी दौरी हुकूमत में उसका ये मसला हल हो। तो मेरे ख्याल में कि उसके लिए कोई अफगानिस्तान में न उनका पेंटागन रहना चाहता है, ठीक है CIA या स्टेट डिपार्टमेंट के अपने असल रसूख होंगे, लेकिन इस तरीके से भी वो अनफोल्ड नहीं कर रहा है इधर से और या फोल्ड नहीं हो रहे हैं और कि बिल्कुल यहाँ पर उनकी इंटेलिजेंस प्रेजेंस रहेगी, ह्यूमन भी रहेगी, टेक्निकल भी रहेगी और इसके अलावा उनके यहाँ पर स्पेशली चाइना के हवाले से इधर रहना किसी न किसी सूरत में। और दूसरा उनके अफगानिस्तान के सियासत पर एक चाप तो है और वो चाप कुछ अर्सा रहेगा। और तीसरी बात ये कि इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए और क्या किया जाएगा और वो भी एक मसला है जो कि एड्रेस होना है, क्योंकि एक वॉर टर्न कंट्री को किस तरीके से वॉर इकोनॉमी से निकाल कर उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ले आना है। अब मुझे बताएं कि हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो जहां बहुत सारी खामियां देखी गई हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एशिया के हवाले से या बिलखुसूस जंगी हिकमत अमली के हवाले से, वहीं पर हमने देखा कि अमन की कोशिशों के लिए भी खातिर ख्वाह काम करते हुए वो नज़र आए हैं और जो हिकमत अमली थी उनकी अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें भी हमने काफ़ी कुछ रिजल्ट्स देखे हैं कि वो कामयाब रही है। तो आपको क्या लगता है कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद जब ट्रंप चले जाएंगे वाइट हाउस से और जो बाइडन आ जाएंगे उनकी जगह पर नए सदर के तौर पर, तो अफ़गान हुकूमत और तालिबान नुमाइंदों के दरमियान जो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आगे आगे ये सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है कि पहले अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के दरमियान हुए, इसके बाद इंट्रा अफ़गान डायलॉग यानी तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान डायलॉग का सिलसिला जारी है, इससे नेक्स्ट फेज में कितनी कामयाबी से जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये उसकी जो प्रेजेंस है कुछ तो रहेगी, रिविजुअल प्रेजेंस उनकी रहेगी और दूसरा डिप्लोमेसी भी अपनी तरफ पर काम करेगा और तीसरा उनका जो असर है अफगान हुकूमत पर या जो बाकी वहाँ पर सियासी पार्टियां हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके जो फौज में लोग या पुलिस में लोग मौजूद हैं और कुछ इसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं और अब्दुल्ला हुआ या इसके गुलबदीन हुआ, दो गुलबदीन हिकमतयार अमेरिका के बहुत खिलाफ हैं और वो तो इस मुआहदे को भी नहीं मानते जो हुआ है और इस किस्म के मसाइल तो होंगे। और लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की आपकी पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में जंग को तूल देना या यहाँ पर इस किस्म का कंफ्लिक्ट को रहने देना, बाकी रहने देना, मेरे ख्याल में ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है। उनके इंटरेस्ट में एक स्टेबल अफगानिस्तान और जो किसी के खिलाफ इस्तेमाल न हो और दूसरा उनकी जो पॉलिटिकल माइनिंग हो या उनकी जो डिप्लोमेटिक एक्सटेंशन हो और वो अफगानिस्तान में अपना असर रखता हो, इस हद तक के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को उसको रखेगा
लेकिन किसी के खिलाफ एक उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका ने इंडिया पर काफी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और जो चाइना के खिलाफ बुलवर्क या इसके अलावा वहाँ उसको कंटेनमेंट वाली या जो ट्रेड वार है वो अभी कोल्ड वार में बदल चुकी है, उसमें उसको एक प्रॉक्सी के तौर पर रखना, और हिंदुस्तान भी किसी हद तक उसके लिए तैयार है। और जिस तरीके से वो हथियार ले रहे हैं और जो मुआहदे उनके हो रहे हैं, अभी जो बेका मुआहदा हुआ है बहुत बड़ा मुआहदा है जो कि अमेरिका ने किया है, किसको वो फैसिलिटी नहीं दी है सिवाय इजराइल के। और तो मेरे ख्याल में कि ये अब उनको अल्टरनेट मिल गया है और जहाँ से वो अपने पत्ते बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, या कोल्ड वार को कभी हॉट कभी कोल्ड बना सकते हैं, या हिंदुस्तान के जो लैंड मास है। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि उनकी मशकें हो रही है मालाबार, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, जापान की और अमेरिका की और इंडिया की, चारों की बहरीन में मशकें हो रही है नेवल जो उनके फ्लीट से। और तो वो ये पैगाम दे रहे हैं कि नाटो तर्ज की कोई अलायंस यहाँ पर भी चीन के खिलाफ क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान का रोल उस तरीके से नहीं बनता, इसलिए कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन तक तो अफगानिस्तान की रसाई नहीं है। मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं जो बाइडन की, और जब हम बात कर रहे हैं जो बाइडन की, उनके तर्ज हुकूमत की, उनकी पॉलिसीज़ की, उनके जो वो एजेंडा लेकर आए हैं, उनके मंशूर की, तो आपको क्या लगता है कि जब एक तरफ हम देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं पर अफ़गान अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी हम देखते हैं कि अमरीकी हुक्काम ख़ास पुरअज़्म नज़र आते हैं। क्या ओवरऑल तब्दीली आपको इस खित्ते में नज़र आती है? जो बाइडन क्या कुछ लेकर आ रहे हैं जनूबी एशियाई खित्ते के लिए? मेरे ख्याल में बाइडन दो चीजों पर, एक तो उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर काफी प्रोएक्टिव है, तो हो सकता है कि कश्मीर पर उसका नुक्ता नजर थोड़ा सा पाकिस्तान के फेवर में आ जाए, खुसूसन जो अट्रॉसिटीज हो रही है, जो लॉकडाउन है, वो कुछ न कुछ दबाव डालेगा मोदी गवर्नमेंट पर। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेड वार में तेजी आ चुकी थी, दो कि उन्होंने वो टैरिफ बेनिफिट अभी नहीं दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ कंपनियों को इजाजत देगा, और क्योंकि अमेरिका का इक़्तिसाद काफी पहले भी खराब था, चाइना का काफी मकरूज भी है, और इसके अलावा कोविड ने भी उसको मजीद खराब कर दिया, तो इस तरीके से ड्रास्टिक कोई एक्शन इस तरीके से नहीं रहेगा, और कुछ लोग कुछ दो के बुनियाद पर चलेगा। और तीसरी बात यह आ जाती है खित्ते के बारे में कि जो पोलराइजेशन हो रही है, पहले तो सिक्टेरियन पोलराइजेशन था ईरान का या सऊदी अरब का या मिडिल ईस्ट में इराक, और फिर उसके साथ शाम, और उधर जंग भी हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी बाकायदा एक अलाइनमेंट होती जा रही है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट अपने ताल्लुकात बना रहे हैं इजराइल के साथ, और इजराइल, इंडिया, यूएस, इनकी एक नेक्सस है, तो लगता है कि वो अलाइनमेंट उधर जाएगी। अलबत्ता इधर पाकिस्तान के लिए मेरी तो ये सोच है, और मैं कहता हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पर भी, कि अब हमें इंडो पाक के हाइफनेशन से निकल कर हमें खुद को सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते, तुर्की तक और सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इधर अमन आएगा और इधर तरक्की आएगी, और उधर जो है उधर जंग है और उधर कन्फ्रंटेशन है। तो ये एक रास्ता। और दूसरी बात यह कि वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसमें भी जो सी पैक है उसको डिप मिलना चाहिए, और वो ज्यादा कोऑपरेशन से बनेगा, और फिर जो सेंट्रल एशिया से जो जा रहा है उसको अफगानिस्तान के जरिए सी पैक के साथ मिलाया जा सकता है। तो ये पूरा खित्ता फिर मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, और अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से निहायत एक मौसर एक पिवट बन जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर बैनुल अफ़गान उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर। उनसे हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे अफगानिस्तान में देर पाम के लिए की जाने वाली कोशिशों और उनके नताइज के हवाले से। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।